नमस्कार स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 के विषय में जानेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है बीज बुआई का समय, विधि व गहराई। इसमें पहला टॉपिक है बीज की बुआई। बीज की बुआई होती क्या है या हमें किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए। तो फसलों के उत्पादन हेतु हमें बीजों को उचित गहराई में बोने की क्रिया करनी चाहिए और यह संबंध होता है बीजों की आकृति एवं आकार के आधार पर। जैसे एक बीज का मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग वीडियो में कि बीज 3 प्रकार के होते हैं आकार के आधार पर। पहले होते हैं छोटे छोटे जो बीज हैं उनको कितनी गहराई पे रखना है, 1 से 2 सेंटीमीटर, यानी इतनी ही गहराई पे हमें उनको रखना है। दूसरे होते हैं मध्यम। ये मध्यम बीज कितने पे होते हैं, 2 से 5 या बोला गया है 3 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद आते हैं बड़े बीज। बड़े बीजों में क्या होता है, ये 5 से 9 सेंटीमीटर तक होते हैं और कुछ 15 से 20 सेंटीमीटर तक भी जाते हैं। जैसे गन्ने का हम बीज उसकी शाखा को काटते हैं ना, वानस्पतिक शाखा का, तो वहां पर हम 15 सेंटीमीटर तक भी जाते हैं। तो इस तरीके से हमें बीज की बुआई पे ध्यान रखना है और ये गहराई को हमें लेकर के चलना होता है। समय क्या होता है, बीजों की बुआई का समय विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर उचित समय पर बीजों की बुआई ना की जाए तो उसमें अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा या लगभग ना के बराबर हो जाएगा। जानते हैं बीज की बुआई का समय क्या होता है। बीजों की बुआई जो होता है उसको विशेष समय पे आप जानते हैं उसके 3 वर्ष हैं। सबसे पहले तो हमें यह जानना है, खरीफ, रबी और जायद। इस आधार पर हमें बीजों का चयन करना है फसलों के आधार पर जो हमारे क्षेत्र पर होती हैं, और उसके आधार पर हमें इन बातों को ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर हम ये चीज ध्यान में नहीं रखेंगे तो भी बीज का जो अंकुरण प्रतिशत है वो प्रभावित हो जाएगा या फसलों उत्पादन सीधे सीधे प्रभावित हो जाएगा। इसमें पहला है मृदा ताप। अब आप देखोगे हर मौसम में तापमान अलग अलग होता है। कुछ बीज जो होते हैं वो शीत ऋतु में बोए जाते हैं, यानी कि कम तापमान में उनको बोते हैं और उनका अंकुरण कम तापमान में होता है। कुछ का तापमान अधिक तापमान उसमें होता है बीजों का अंकुरण, और कुछ का न्यूनतम होता है। तो जैसे कहा गया है कि कुछ बीजों के लिए 5 से 12 सेंटीग्रेड का तापमान होना आवश्यक है। कहते हैं कुछ के लिए कहा गया है 17 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है, और किसी के लिए कहा गया है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना आवश्यक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना हमें जरूरी है, क्योंकि अंकुरण के लिए उचित तापमान का होना जरूरी होता है, वरना बीज का अंकुरण अच्छा नहीं होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना है, जो अंकुरण शीत ऋतु में करता है उसका जो लास्ट टाइम जाएगा वो ग्रीष्म ऋतु में जाएगा। यानी खरीफ ऋतु में, खरीफ क्या है, ये वर्षा ऋतु के समय बोई जाएगी और शीत ऋतु से पहले काटी जाएगी, यानी वो अगले सीजन में चली जाएगी। अब ये क्या है रबी, ये शीत ऋतु में बोई जाएगी और जायद के समय काटी जाएगी। अब देखिए गेहूं क्या ठंडी में बोया जाता है और काटा भीषण गर्मी में जाता है। अब इस समय कटाई चल रही है ना, तो इस समय क्या है, गर्मी ज्यादा है। अब इसमें क्या है, ये भयंकर गर्मी सबसे हाई टेम्परेचर में चल रहा होगा, है ना, और इसका उत्पादन रबी के खरीफ के समय हो रहा होगा। तो ऐसे भी आप जान लेना खरीफ रबी जायद की परिभाषा क्या होती है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने बताया और आगे मैंने बता भी रखा है क्या है। फिर आता है मृदा नमी। नमी का एक बहुत बड़ा रोल होता है और एक कहा गया है कि औसतन 27 से 75% नमी हमारी खेतों में होनी चाहिए बीज के अंकुरण के लिए। अब अलग अलग बीज पर अलग अलग नमी है। अब जैसे यहां पर भी यही रोल है खरीफ रबी जायद का। जायद के समय नमी क्या होती है, कम होती है। रबी के समय क्या होती है, मीडियम होती है, और खरीफ के समय सर्वाधिक होती है, क्योंकि वर्षा ऋतु का समय होता है। समझ में आई बात ये। तो इसके बीच में इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ऋतुओं के आधार पर आप वहां नमी का परसेंटेज तय करेंगे। क्लियर हो गया। खरबूजा का देखो बीज डालते हैं, नमी सबसे कम होती है। गेहूं में डालते हैं, उस समय नमी कम होती है ना। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान में रखनी होती है। सिंचाई के आधार पर भी हमें इसको ध्यान में रखना होता है, इसलिए नमी को सिंचाई में ही आप रख लो। फिर आता है वर्षा। वर्षा कितनी हो रही है, कब होती है, कैसे होती है। अगर हमारे पास सिंचाई नहीं है, सिंचाई की सुविधाएं नहीं है, तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि इस महीने में ये वर्षा हो ही जाती है, तो उसके आधार पर हमें बीजों का बोना आवश्यक है। यदि बीज हम सही समय पर नहीं बोएंगे, मान लो हमारे पास बारिश होती है, बारिश के भरोसे हम लोग बैठे रहे हैं,
और हमारे पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है और हम बीज ऐसे ही लगा दें और पता चला बारिश जो होती है वो 1 से 2 महीने बाद होती है और अभी बीज लगा दें, तो क्या पौधा सर्वाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए वर्षा ऋतु को ध्यान में रख करके हमेशा बीजों की बुआई करनी है। ये क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं प्रदीप्ति काल। प्रदीप्ति काल का मतलब क्या होता है? सूर्य का प्रकाश कितने समय तक उपस्थित है। प्रदीप्ति काल का मतलब सूर्य का प्रकाश कितने समय तक उपस्थित है। कुछ बीज क्या होते हैं, जैसे 8 से 10 घंटे की धूप चाहिए, कुछ पर 5 से 8 घंटे की धूप चाहिए, तो किसी पर 10 से 12 घंटे की धूप चाहिए, यानी जायद हो गया। ये कौन सा समय हो गया? रबी हो गया, ये खरीफ हो गया। ये क्लियर हो गया। तो इन चीजों को भी ध्यान में रख करके हमें वहां पर बीजों की बोने की व्यवस्था या उसके उचित समय का ध्यान रखना चाहिए। फिर आता है फसलों की किस्म। फसलों की किस्म मतलब वो कैसी किस्म है, शॉर्ट डे है, लॉन्ग डे है, शीत ऋतु की है या ग्रीष्म ऋतु की है। ये समझ में आ गया है ना। तो किस्म को ध्यान में रख करके हमको विशेष बुआई का समय ध्यान में रखना होगा। फिर आता अन्य कारक। अन्य कारक में क्या है? खरपतवार कब ज्यादा होते हैं, कीट और रोग कब ज्यादा होते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके भी हमें बुआई को व्यवस्थित करना होगा, वरना हमारा उत्पादन सीधे प्रभावित हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है। तो इसलिए हमें इतनी बातों को बुआई के लिए ध्यान में रखना होगा, वरना हमारा उत्पादन सीधे ही प्रभावित हो जाता है। अगला हमारा टॉपिक है बीज बोने की गहराई। बीज बोने की गहराई सदैव ध्यान में रखना है, क्योंकि बीजों का अंकुरित प्रतिशत बीजों की गहराई पर ही निर्भर करता है। यदि ज्यादा गहराई पे बीज चला गया तो भी दिक्कत है, कम गहराई पे गया तो भी दिक्कत है। अब इस गहराई को ध्यान में रखने के लिए मूल 3 बातों का होना आवश्यक होता है। पहला है मृदा में नमी की मात्रा। अब मृदा में नमी की मात्रा क्या है? मृदा में नमी की मात्रा यदि अधिक हुई, यानी ऊपर जल का परसेंटेज ज्यादा हुआ, तो नीचे क्या होगा? O2 यानी ऑक्सीजन नहीं जाएगी, तो अंकुरण प्रतिशत कम हो जाएगा। यदि मृदा में नमी नहीं हुई तो जो बीज होंगे उनकी नमी को क्या करेगा? मिट्टी जो मृदा होगी वो खींच लेगा, उससे बीज सूख जाएगा। यानी उचित मृदा में नमी का होना आवश्यक है। जैसे मैंने बताया था 27 से 70% की नमी होनी चाहिए अलग अलग बीजों के आधार पर या फसलों की किस्म के आधार पर। ठीक है। फिर आता है मृदा की किस्म। अगर मिट्टी टाइट है यानी दोमट है तो हमें बीजों को ज्यादा गहराई में नहीं डालना है। बलवार मिट्टी है तो थोड़ा भी गहराई में भी चला जाएगा तो भी वहां ऑक्सीजन व पानी का नमी और ये सब सारी चीजें बेहतर होती हैं। हमें ये याद रखना है कि मृदा की किस्म को ध्यान में रख करके ही बीजों की बुआई करनी है। अगर हम इसको ध्यान नहीं रखेंगे तो भी अंकुरण प्रतिशत हमारा प्रभावित हो जाएगा। फिर आता है फसल की किस्म। फसल की किस्म का मतलब वही आ जाता है छोटे आकार का बीज है, मध्यम आकार का बीज है या बड़ा बीज है। क्योंकि अगर हम मिट्टी के ऊपर फेंक देते हैं या मृदा पे बीज फेंक देते हैं तो हमारा क्या होता है, उसमें 40 से 60% तक बीज खराब हो जाता है। क्यों? कहीं चिड़िया खा लेती हैं, है ना, या लोग निकल जाते हैं या जानवर निकल जाते हैं तो उनके वो बीज को डैमेज कर देते हैं, या बीज उनके खुर में चिपक जाते हैं, या बारिश होती है तो बीज बह करके किनारे लग जाते हैं तो वहां जमाव ज्यादा हो जाता है, अन्य जगह पे खाली हो जाता है। ये सब चीजें आती हैं। हवा से भी बीज प्रभावित हो जाते हैं। अगर तेज आंधी आती है तो हल्के बीज हैं, खेत के ऊपर ही पड़े हुए हैं, इसीलिए ऊपर मिट्टी का एक हल्की लेयर होना आवश्यक होता है। इसलिए फसल की किस्म को ध्यान में रख करके यानी उनके बीजों के आकार एवं आकृति को ध्यान में रख करके भी उसकी बुआई करना आवश्यक होता है। अगला हमारा टॉपिक है फसलों के बोने की विधियां। फसलों के बोने की कौन कौन सी विधियां होती हैं इनको हमें बेहतर जानना है, क्योंकि किसी भी फसलों उत्पादन के लिए उसकी उचित विधि का होना आवश्यक होता है कि फसल किस रूप में बोई जाए तो उसका उत्पादन अधिक हो। तो इसके लिए हमारे पास 3 विधियां हैं, है ना। एक तो बुआई की विधियां हैं, पहली बुआई करके है, दूसरा है प्लांटिंग करके, तीसरा है रोपण करके। अब इसमें होता क्या है, बुआई का मतलब है बीजों को सीधे बोकर फसल उत्पादन करना। प्लांटिंग का मतलब होता है पौधे के वानस्पतिक भागों को बो करके उसका उत्पादन लेना, जैसे गन्ने में काट करके, आलू में कंद काट करके बोते हैं, वो प्लांटिंग कहलाता है। फिर आता है रोपण। रोपण में क्या होता है, पहले बीजों को खेत के एक छोटे हिस्से में नर्सरी में उसके बीजों की बुआई करते हैं, फिर इन पौधों को क्या करते हैं, निकाल करके खेतों में ले जा करके उनके पौधों को लगाया जाता है, जैसे धान की रोपाई की जाती है। क्लियर हो गया। इसमें क्या करते हैं, धान की रोपाई, ये आप इसको समझ लीजिए। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं कि बुआई की कितनी विधियां हैं, यानी बीज जो डायरेक्ट खेत में डाली जाती हैं तो उसकी कितनी विधियां हैं। पहली विधि है छिटकवा बुआई। बीजों को लेते हैं, देखते हैं बैग में या थैली में रखते हैं और ऐसे फेंक करके खेतों में बुआई
करते हैं। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? छिटकवा बुआई। लेकिन इसमें बीजों की मात्रा अधिक लगती है, यानी हर विधि की अपेक्षा इसमें 25 से 40% वो बीजों के अनुसार होता है, अतिरिक्त बीज लेना पड़ता है, क्योंकि इसमें बीज जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। फिर आता है पंक्तियों में बुआई। अब दूसरी विधि कौन सी है? पंक्तियों में। अब पंक्ति का मतलब होता है कि एक उचित दूरी निश्चित होगी और उस दूरी पर ही बीजों की बुआई की जाएगी। इस विधि को कहते हैं पंक्ति बुआई। अब पंक्ति बुआई को 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है समतल खेतों में, यानी खेत को समतल करेंगे। ये उन स्थानों पर करते हैं जहां पर खेत समतल होते हैं या जहां समतल करना आसान या सुविधाजनक होता है। दूसरा होता है कूड़ों में। कूड़ किसे कहते हैं? जो हल चलता है तो हल के पीछे जो गड्ढे का निर्माण होता चलता है, इसे क्या कहते हैं? कूड़। और फिर होता है डोलियों पर। डोलियों का मतलब होता है मेड़ को बनाकर। आलू की बुआई देखा है ना, वो डोलियों पर होती है। अब बात करते हैं समतल खेत। तो समतल खेतों को 3 हिस्सों में विभक्त किया गया है। पहला है देसी हल के पीछे। देसी हल जो बैल वाले होते हैं, जानते हैं ना, उन हलों के पीछे एक ऐसे करके कीप लगी रहती है। ठीक है, ये पहले लगी रहती थी, अब तो ये चलन में नहीं है। इसको नाई या पोरा कहते थे। क्या कहते थे? नाई या पोरा। ठीक है, अब इसमें बीज डालते थे और हल की उचित दूरी पर वो गिरते रहते थे। ठीक है, अब दूसरा आता है डिबलर। डिबलर क्या होता है? एक ऐसे ही आकृति का एक यंत्र होता है। ठीक है, ये इस तरीके से करके इसमें 3 लाइनें होंगी और इसमें 9 खूंटियां लगी होंगी। एक लाइन में कितनी होंगी? 9। टोटल कितनी खूंटियां होती हैं? 27। गेहूं की बुआई में इस यंत्र का प्रयोग सर्वाधिक होता है। इसको करते उठा करके जमीन में लगाते हैं, छिद्र हो जाता है और उसमें बीजों को डाल देते हैं। फिर आता है बीज ड्रिल। अब बीज ड्रिल क्या होती है? ये मशीन होती है जो मशीन के अंदर बीज रखे जाते हैं और वो अपने उचित दूरी पर गिराते चले जाते हैं। अब ये 2 प्रकार की मशीनें हैं। एक बीज ड्रिल होती है, दूसरा होता है बीज कम उर्वरक ड्रिल। ठीक है, बीज ड्रिल क्या होती है? ये केवल बीजों को गिराती है। इसमें केवल मशीनें होती हैं, उसमें बीजों को रख दिया जाता है और बीज उचित दूरी पर अपने आप ऑटोमेटिक तरीके से गिरते चले जाते हैं। फिर एक होता है बीज कम उर्वरक ड्रिल। इसे फर्टी कम सीड ड्रिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्टी कम सीड ड्रिल। अब इसमें क्या होता है? बीज के साथ उर्वरक भी होते हैं। इसमें एक चैम्बर बना होता है, इस तरीके से 2 हिस्सों में बटा होता है। एक उर्वरक का होता है और एक बीज का होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? बीज वाला पाइप आगे होगा और उर्वरक वाला पाइप पीछे होगा। नहीं, पहले बीज गिरेगा फिर उर्वरक गिरेगा, ताकि इससे क्या होता है? बीज ढकता हुआ चला जाता है और उसको उचित मात्रा में खाद मिल जाती है। तो ये क्या है? बीज ड्रिल और बीज कम उर्वरक ड्रिल। फिर आता है डोलियों पर बुआई। डोली मतलब मेड़ जो बनाई जाती है, इस मेड़ पर जो बुआई करनी है उसको भी 3 रूपों में किया जाता है। पहला है मेड़ों पर। तो आलू की बुआई सीधे सी की जाती है, खरबूजा आप देखते ही हो, है ना। फिर आता है मेड़ रूपी चौड़ी पट्टियों पर। अब क्या हो रहा है? एक फुर्रो मेथड का प्रयोग किया जाता है, खासतौर पर गन्ने और गेहूं में, है ना। इसमें क्या करते हैं? चौड़ी पट्टी बनाते हैं और इसके बगल में 15 सेंटीमीटर गहरी नाली का निर्माण किया जाता है और इस पर बुआई करते हैं। ठीक है, फिर इसके उधर फिर एक चौड़ी पट्टी होती है और इसके इधर फिर नाली का निर्माण करते हैं। गेहूं की और गन्ने की, आज खासतौर पे गन्ने की बुआई इस विधि से ज्यादा की जा रही है। फिर बात करते हैं कूड़ सिंचित उच्च पट्टी पर। अब इसमें क्या होता है? आलू देखते हैं ना, ऐसी ऊंची पट्टियां बनाई जाती हैं, उसके बगल में नालियों का निर्माण किया जाता है। या खरबूजे को देखते हैं तो गहरी नाली बनाई जाती है और ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, ताकि तो आज का जो खरबूजा की जो खेती है वो इसका उचित उदाहरण है। ये समझ में आ गया ना अच्छे से? बाकी इसको भी हम अलग अलग तरीके से बताएंगे, इनके लाभ और हानियां क्या होती है। हम लोग छिटकवा विधि क्या होती है या इससे क्या लाभ होते हैं या क्या हानि होती है उसके विषय में जानेंगे। क्योंकि छिटकवा बुआई एक सामान्य बुआई होती है जिसको आमतौर पर सभी प्रकार के कृषक प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसमें किसी को सीखने की आवश्यकता नहीं होती। आदमी केवल बीज लेता है और खेतों में फेंकता हुआ चला जाता है। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं? ट्रैक्टर के पीछे जो सिरावन बंधा होता है ना, पाटा लगा रहे हो तो इसको क्या कहते हैं? पाटा लगाना। तो उसी समय बैठ जाते हैं उस पर और बीजों को डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है? बीज भी बो जाता है और पाटे से उसके ऊपर मिट्टी भी उचित ऊंचाई पर आ जाती है। तो इसको भी छिटकवा विधि के ही दायरे में रखा गया है। ये बात समझ में आ गई? फिर अब इसके लाभ और हानि क्या है? छिटकवा विधि आप जान गए, लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, 25 से 40% बीजों की मात्रा अधिक लेनी होती है अन्य विधियों की अपेक्षा। ठीक है, अगर ग्रीष्म ऋतु काल है तो बीज के परसेंटेज ज्यादा लेना है,
उचित मौसम है, उचित जलवायु है तो मध्यम, और अगर बहुत अच्छा सर्वाइवल मौसम आ रहा है तो 25% ही अधिक होती, 20 से 25% ज़्यादा मात्रा ली जाती। अब लाभ क्या है और हानि क्या है? पहला लाभ है समय बचता है, कम समय में बीजों की बुआई हो जाती है। दूसरा लाभ क्या है? कोई कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, समय और पैसा दोनों की बचत होती है कि नहीं होती है? और जो बीज आते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति, जैसे ना कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं हो रही है, तो ये सब हमें जल्दी वहां पर मिल जाता है ना। अब हानियां क्या है भाई? जहां लाभ होता है वहां हानियां भी होती हैं। पहली हानि ये है कि बीज एक जगह पे ज्यादा मात्रा में गिर जाते हैं तो अंकुरण प्रतिशत में दिक्कत होती है। अंकुरण हो जाता है तो बढ़ने में फिर समस्या उत्पन्न होने लगती है। फिर इसमें निराई गुड़ाई जल्दी नहीं हो पाती, क्योंकि क्या होता है, खेतों पर फसलें आसपास लगी होती हैं जिससे बैठने का स्थान नहीं होता। फसल प्रतियोगिता जो होती है, यानी फसल प्रतिस्पर्धा करने लगती है ना, वायु के लिए, जल के लिए, उर्वरक के लिए, मृदा के लिए, सभी के लिए वो प्रतिस्पर्धा करने लगती है। साथ ही साथ फसलों में हम खाद भी जल्दी सही नहीं दे पाते हैं, सिंचाई की व्यवस्था भी उचित नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम उसमें चल नहीं पाते हैं, घना स्वरूप होता है। फिर बीजों की मात्रा अधिक लगती है जिससे हमें व्यय अधिक करना पड़ता है। रोग और कीटों के प्रकोप पर उनके निवारण में समस्या उत्पन्न होती है। दवा का स्प्रे जल्दी नहीं हो पाता है, देखते हो ना, गेहूं धान जब लग जाता है, क्योंकि उसको छिड़काव विधि के द्वारा ज़्यादातर लगाते हैं, कई लोग रोपाई करके भी लगाते हैं तो सही दूरी नहीं करते हैं, तो स्प्रे के लिए चलना उसमें संभव फिर नहीं हो पाता। यह समस्या आती कि नहीं आती है? खरपतवार लगे लेकिन मजबूरी है कि कैसे करें। अगर उचित दूरी होती तो हम धान में कूडो वीडर चला सकते हैं। कूडो वीडर क्या है? धान की जब श्री विधि का प्रयोग करते हैं तो उसमें कूडो वीडर के द्वारा आसानी से खरपतवार निकाले जा सकते हैं, लेकिन श्री विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, या कहा जाए उचित दूरी नहीं होती, इस वजह से वहां पर निराई गुड़ाई करना या खरपतवार निकालना संभव नहीं होता। तो ये छिटकवा विधि की लाभ और हानियां हैं। ये क्लियर हो गया? बाकी अगली विधियों को बताएंगे।